वीनस को माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो हमें लग्जरी दे सकती है। तो क्या वीनस सिर्फ लग्जरी ही देती है या फिर रिलेशनशिप में भी उसका कोई रोल है? मुझे लगता है कि वीनस का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वीनस को हम पार्टनर के तौर पे लेते हैं, रोल है, बट उसको हमने एक एक्युमुलेटिव तरीके से समझ लिया है कि उसका रिलेशनशिप में भी रोल है, उसका जो शादी के बाद का पार्टनर है वो भी वही है, ऐसा नहीं है। जो रिलेशनशिप के पार्टनर का रोल होता है वो मरकरी का होता है। मरकरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्ट करता है कि आपके रिलेशनशिप हैं वो। योग की बात करें या प्लैनेट की बात करें तो सबसे पावरफुल कौन सा है? योग पावरफुल है या फिर प्लैनेट की डिग्निटी पावरफुल है? ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। मान लीजिए आपका जो मून है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, जो कि ढलता हुआ मून है। एक होता है ना कि पूर्णिमा वाला होता है, एक अमावस्या वाला होता है। अगर वो अमावस्या वाला मून है तो आप आजकल लगभग सारे लोग, सब लोग राहु से डरते हैं, शनि से बचना चाहते हैं और वीनस को सिर्फ लग्जरी का प्लैनेट मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ में इन्हीं प्लैनेट्स ने रूल किया है, इन्हीं प्लैनेट्स ने उन्हें आगे बढ़ाया है। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो साइफर से हिमांशु गुप्ता जी और आज हम उनसे डिस्कस करेंगे इन्हीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट्स के मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कहाँ पे हम इन प्लैनेट्स को समझ पाने में मिसअंडरस्टूड करते हैं, कहाँ हम इन्हें नहीं समझ पाते, आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत है, क्या बुराई है जिसकी वजह से लोग इनसे डरते हैं, इनसे बचना चाहते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज का ये पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। नमस्ते हिमांशु सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। सर, अगर हम बात करें प्लैनेट्स की तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, योग। अब पंच महापुरुष योगों में मालव्य योग, आखिर इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में पंच महापुरुष योग जो बताया गया है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने काफ़ी कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जिसमें 6 और 8 का जो विपरीत राजयोग बोलते हैं वो बन रहा था, लेकिन उनके में साथ साथ ही पंच महापुरुष योग में वीनस का जो मालव्य योग है वो भी बन रहा था। तो उस विपरीत राजयोग के चलते और उसको जब मालव्य योग का सपोर्ट मिला तो इतना अच्छा राइज़ हुआ उनका, इतना अच्छा राइज़ हुआ कि उनको वेल्थ मिली, कंफर्ट मिला, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो धन योग होते हैं, काफ़ी सारे योग होते हैं, उनमें से पंच महापुरुष योग जो हैं वो एक लाइफ के हर एंगल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे आपने बात की वीनस के मालव्य योग की, ये बनता है जब 1 4 7 10th हाउस में टॉरस, लिब्रा या फिर वीनस की जो एग्जॉल्टेड राशि है पाइसेस, अगर उसमें वीनस आ जाता है इन हाउसेस में तब ये योग बनता है। और इस योग के बनने से आपको ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ में आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। वो योग चाहे पंच महापुरुष योग हो, धन योग हो, कोई भी योग अगर बनता है वो आपका एक्टिव कब होता है इस पे मैटर करता है, आपको उस योग की कब दशा आ रही है। मान लीजिए आपका पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, उसके कंजंक्शन में, उसके ट्राइन में या उससे किसी भी कनेक्शन में जुपिटर आ जाता है। उस टाइम पे अगर आपके जुपिटर की दशा आ रही है तो आपका पंच महापुरुष योग भी कहीं ना कहीं आपको वो इवेंट्स देगा। वो 4th हाउस में बन रहा है तो आपको कंफर्ट्स दे सकता है। अब वो जुपिटर के साथ ट्राइन में आ रहा है, वो किस हाउस से ट्राइन में आ रहा है, मान लीजिए कि 4th हाउस में आपका वीनस मालव योग बना रहा है, जी। उसके साथ आपको वो 8th हाउस में जुपिटर मिल गया है, तो इसमें क्या होगा, आपको 9th एस्पेक्ट मिलेगा जुपिटर का। तो वो 8th हाउस से और 4th हाउस से रिलेटेड आपको उस टाइम पे इवेंट्स देगा। तो इस तरीके से एक तो योगा काम करेगा। दूसरा जो आपने पंच महापुरुष योग की बात की, अब इसमें बात करते हैं कि पंच मतलब 5 जो प्लेनेट हैं वो योग बनाते हैं इसको। मार्स है,
सैटर्न है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है। तो इसी तरह से इनकी राशियां जो होती हैं जब वो 1 4 7 10th में आती हैं, और या इनकी उच्च राशियां जो 1 4 7 10th में आके ये प्लेनेट अपनी खुद की राशि या उच्च राशि में बैठते हैं, तब वो योग बनता है। और जो प्लेनेट योग बनाता है वो अपनी सिग्निफिकेंस के हिसाब से आपको इवेंट्स देता है। वीनस बना रहा है तो आपको कंफर्ट्स देगा, आपको फीमेल एक जो वो होता है कि माँ बहन या अपनी वाइफ से सुख मिलना, ये सारी चीज़ें देगा। और अगर जुपिटर बना रहा है तो वो जीव कारक है, वो आपको और सारी सुख सुविधाएं देगा, वेल्थ देगा। और सैटर्न बना रहा है तो आपको कर्म में आगे रखेगा, प्रोफेशन में आगे रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये पांचों महापुरुष योग जो हैं वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अब वो किस डायरेक्शन से, किस तरीके से ले जाएंगे, वो उस प्लेनेट के अपने पर्टिकुलर नेचर पे डिपेंड करता है। तो सर आपने यहाँ पे सैटर्न की बात की, जुपिटर की बात की, वीनस की बात की। एक अपना प्लैनेट है शुक्र। शुक्र कौन से योग में सबसे ज़्यादा पावरफुल काम कर सकता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करता है? मान लीजिए आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं, आपकी जो सेकेंड हाउस में राशि आ रही है वो पाइसेस राशि है। अब वहाँ पे आके वीनस अगर आपका बैठ जाता है तो आप वेल्थ जनरेट करेंगे, आपकी स्पीच काइंड ऑफ अट्रैक्टिव होगी और सुनने वाली होगी। या आप बोल सकते हैं कि जैसे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, सिंगर होते हैं, वो एक आपकी टोन रहेगी, एक मधुरता रहेगी, एक रिदम रहेगी। खाने में आप एक डिसेंट सा खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से योग काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्लेनेट के आ जाने से, किसी के साथ में आ जाने से तभी योग बनेगा। वो कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठ रहा है, उस पर रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। किसके साथ वो ट्राइन में आ रहा है, उस पे बेस रिजल्ट मिलते हैं आपको। या फिर वो किस प्लेनेट को डिग्री वाइज फॉलो कर रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड भी करता है कि आपको वो प्लेनेट किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। मान लीजिए 11th हाउस का लॉर्ड आपका वीनस हो गया है और वो जाके आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, तो आपको प्रॉफिट के थ्रू आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी ही होगी। अब वो कब होगी? जब आपकी वीनस की दशा आएगी। ये डिपेंड इस पे नहीं करता कि महादशा ही आएगी। मान लीजिए आपकी जुपिटर की जो है वो एमडी चल रही है, जुपिटर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड होके वीनस आपके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो जुपिटर की महादशा में वीनस की अंतर्दशा आने के समय पे आप जितना अच्छा राइज करेंगे वो आप खुद नहीं सोच सकते। आपकी वेल्थ जनरेट होगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। आप वही होगा कि जिस चीज़ में आप हाथ डालेंगे जो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है वो आपको प्रॉफिट देगी। सर क्योंकि अभी हम वीनस की बात कर रहे हैं तो वीनस को माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो हमें लग्जरी दे सकती है। तो क्या वीनस सिर्फ लग्जरी ही देती है या फिर रिलेशनशिप में भी उसका कोई रोल है? मुझे लगता है कि वीनस का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वीनस को हम पार्टनर के तौर पे लेते हैं, रोल है, बट उसको हमने एक एक्युमुलेटिव तरीके से समझ लिया है कि उसका रिलेशनशिप में भी रोल है, उसका जो शादी के बाद का पार्टनर है वो भी वही है, ऐसा नहीं है। जो रिलेशनशिप के पार्टनर का रोल होता है वो मरकरी का होता है। मरकरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्ट करता है कि आपके रिलेशनशिप हैं वो किस तरीके से मरकरी से इन्फ्लुएंस हैं। उसमें आप देखेंगे कि आपका मरकरी बहुत काम कर रहा है उस टाइम पे। वीनस आपके पार्टनर से रिलेटेड काम करता है आपकी शादी के बाद। जो उसको कालपुरुष की कुंडली से देखेंगे या फिर हम एक यूनिवर्सल तरीके से देखें तो वीनस उस टाइम पे काम करता है जो आपका कह सकते हैं कि ऑफिशियल या जो ओवरऑल तरीके से जो समाज की तरफ से एक्सेप्टेड है उसको वीनस की तरीके से पार्टनर में लेंगे हम। बाकी हम मरकरी को रिलेशनशिप में लेते हैं। और इसमें कंफर्ट की बात है तो आपका मान लीजिए किसी नेटिव की कुंडली में 4th हाउस में वीनस है, बट उसको वीनस की दशा मिल जाती है जब वो 11 या 12 साल का है, तो उसको कंफर्ट तो मिलेंगे। जिनकी जो डायरेक्शन होगी, जिनका जो आने का जरिया होगा वो उसके पेरेंट्स से होगा, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वो कोई प्रोफेशन कर सकता है और ना ही वो कुछ ऐसा कर सकता है जो उसके कंफर्ट में उसको हेल्प करे। अब उसके पेरेंट्स को इस चीज़ में ग्रोथ मिलेगी कि वीनस के जो कंफर्ट हैं या जो 4th हाउस के कंफर्ट हैं वो उस बच्चे को मिलेंगे।
तो इस तरीके से वो दशा योग या प्लेनेट क्या योग बना रहा है वो काम करता है कि वही दशा वीनस की आपको 4th हाउस के वीनस की दशा, या मान लीजिए आपके 2nd हाउस वीनस की दशा आपको मिलती है 32 ईयर पे, तो आपकी प्रोफेशन एक तो अच्छा जाने वाला है, या फिर आपको 25 पे मिल जाती है तो आपकी शादी भी अच्छी दशा में हो रही है, आपका प्रोफेशन भी अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि वीनस की दशा 20 साल चलती है। तो आप समझिए 25 ईयर से आप 45 तक जाएंगे वीनस की दशा से, जो आपका मेजर टाइम है। इस टाइम पे आप क्या एंजॉय करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि आप पूरे इन 20 सालों में बहुत अच्छा एंजॉय ही करने वाले हैं, आप कंफर्ट में ही रहने वाले हैं। मान लीजिए आपका वीनस आपके 2nd हाउस में है, जो आपको वेल्थ एक्युमुलेट करने के लिए डेस्टाइंड है, लेकिन उस टाइम पे आपके सैटर्न की या राहु की अंतर्दशा आ जाती है, जो 2nd हाउस से 6th में बैठा हुआ है, यानी कि 7th हाउस में। तो आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे आपको मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होनी है, आपको 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम होनी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 20 साल बहुत कंफर्टेबली निकलेंगे और लग्जरियस निकलेंगे। आपको वो 20 साल की दशा हो या सन की 7 साल की दशा हो या मून की 10 साल की दशा हो, इसमें जो अंतर्दशा आती है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उसमें जो योग वो बनाएंगे प्लेनेट उन अंतर्दशा और महादशा को लेके, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सर ये तो बात हो गई हमारे वीनस की, लेकिन अगर हम बात करें शनि की यानी सैटर्न की, तो सैटर्न का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। हमारे कुंडली में अगर ये आएगा तो ऑब्वियसली ये हमारी कुंडली को ख़राब कर देगा, या तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। तो एक टर्म है स्ट्रॉन्ग सैटर्न। तो ये स्ट्रॉन्ग सैटर्न क्या है, और शनि आखिर ऐसी कौन सा योग है जिसमें शनि जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, लोगों के जीवन में उनको ऊपर पहुंचा सकती है? सैटर्न को जो हमारे लेबर हैं या जो निचले निम्न प्रकार के जो लोग हैं, जॉब हैं जो करते हैं, उनको सैटर्न से सिग्निफाई किया गया है। तो आपकी कुंडली में अगर सैटर्न अच्छा है, मान लीजिए 5th हाउस में बैठा है, तो आपको मे बी क्रिएटिविटी देगा, लेट देगा, या आपके किसी भी हाउस में बैठ के वो आपको बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहा है। तो तभी वो आपको, आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री ओपन की, उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको आपके वर्कर चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा नहीं है तो आप हर दूसरे दिन इस वजह से परेशान होंगे कि वर्कर नहीं काम कर रहे, एम्प्लॉय नहीं टिक रहे, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है, या हमारे ऑपरेटर नहीं रुक रहे हैं, या ये नहीं हो पा रहा है। आप हमेशा वर्कर से परेशान रहेंगे। अब ये आप अलाइन कैसे करते हैं? जब आप फैक्ट्री ओपन करने जा रहे हैं उससे पहले भी आप कुछ कर रहे होंगे, तो आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको ये समझना है कि हाँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये कर्म है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि शनि को जस्टिस का एक गॉड भी माना गया है कि वो न्याय के देवता हैं। अच्छा। अब न्याय क्या होता है? आप अपने कर्म से न्याय कर रहे हैं क्या? तो जब आप कर्म से अपने न्याय करेंगे तो जो आपके कर्म को करने वाले एम्प्लॉय होंगे वो भी आपके साथ जस्टिस करेंगे। वो आपके काम के लिए टाइम पर आएंगे, आपके काम को अपने काम की तरह करेंगे। एक होता है कि हर कोई अपने लेबर को, अपने निचले स्टाफ को कैसे कंट्रोल करके रखता है, उससे कैसा बिहेवियर करता है, या वो कितने समय तक उनके पास रुकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कुंडली से देख सकते हैं। अगर सैटर्न को देखें तो अगर वो आपको ये इंटेलेक्ट या ये आपको नॉलेज नहीं दे रहा है कि आपको अपने स्टाफ से या अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे नेचर रखना है, कैसे बिहेवियर रखना है, तो आप क्या कैसे टिकेंगे? अब आप इसको स्ट्रगल समझ लीजिए, या आपकी डेस्टिनी समझ लीजिए, या आप उसको अपनी विजडम या अपना मोरालिटी या इंटेग्रिटी समझ लीजिए कि हमें किससे कैसा बिहेव करना है। आप कहीं छोटी जगह पे खाना खाते हैं, कहीं किसी भी जगह खाना खाते हैं, वेटर आपके पास आता है, आप उससे क्या बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि आपका सैटर्न कैसा है। तो सैटर्न योग भी बनाता है, वही सैटर्न आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है। आप देखिए श्री मोदी जी को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली में सैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। तो सैटर्न की वजह से उनको बहुत ऊंचाइयां मिली हैं। अब उसको बोलते हैं शनै शनै। आपने अगर अपने कर्म को अलाइन करके रखा है, आपने अपने काम के साथ या किसी और के साथ अनजस्टिस नहीं किया है, तो आपको शनि अच्छा काम करके देंगे, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हाँ, लेट ज़रूर देंगे, उनके काम में डिले है, डिनायल नहीं है।
तो सर ये कहना सही रहेगा कि शनि जो हैं वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। शनि हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, शनि हमें जस्टिस भी सिखाते हैं, और शनि को थोड़ा सा रिजिड प्लेनेट बताया गया है। या हम ऐसा मानते हैं कि शनि जब आता है आपको समझाने पे, तो वो हर तरीके से आपको तोड़ के समझाता है कि जब तक आप वो चीज़ समझ ना जाए। आपको अगर वो डिसिप्लिन सिखाने आया है तो या तो आपको बीमारियां देना स्टार्ट कर देगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा कि योगा करो, जिम करो और हेल्दी खाना खाओ। आप टाइम पे खाना नहीं खाते हो, आपका पर्टिकुलर किसी चीज़ का टाइम नहीं है, तो वही चीज़ें आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगी। फिर आप सर्कल सर्कल घूम के डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको वहीं लीड करेगा कि आपको ये करना है। तो और जब तक आप वो शनि का लेसन समझेंगे नहीं, तब तक आपको उससे निकलने का कोई रास्ता मिलेगा नहीं। सर तो जैसे लोग शनि से डरते हैं कि शनि का प्रकोप है, उसी तरीके से लोग राहु से भी डरते हैं। तो राहु के साथ ऐसा कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट है जिसके योग की वजह से लोग सक्सेस भी कर सकते हैं? एक तो राहु के साथ अगर वीनस आ जाता है, वो कंफर्ट की, लग्जरी की बहुत वास्ट थिंकिंग दे देता है उसको। वो बड़ा पैसे को लेके बहुत बड़ा सोचने लगता है। वीनस को पहले के टाइम पे अच्छा नहीं माना जाता था, जिस देश काल पात्र के हिसाब से हम देखें तो उसमें ये जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हम देख सकते हैं इसमें, या चीटिंग के जो वो हैं लक्षण कह लीजिए, वो इस नेटिव के अंदर दिखेंगे जो राहु और वीनस के किसी तरह से कंजंक्शन में है या किसी तरह से ट्राइन में है, तो उसके अंदर चीटिंग वगैरह दिखेगी। अब ये चीटिंग किस चीज़ में कर रहा है? बिजनेस में आता है, वो कोई एक नया कंसेप्ट लेके आता है, कोई नई ट्रिक लेके आता है। अब उसी ट्रिक को कोई चीटिंग बोल दे रहा है, कोई उसको ट्रिक बोल रहा है, या कोई उसका इस तरीके से यूज़ कर ले रहा है कि मैंने मार्केटिंग इतनी अच्छी कर ली, मैंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ कर ली जिससे मेरा पैसा बन गया। तो ये इस तरीके से राहु काम करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शॉर्ट तरीके से मिल सकती हैं, जो आपकी एक क्रिएटिव थिंकिंग से मिल सकती हैं, वो राहु और वीनस के साथ आपको मिल जाएगा, जो वेल्थ जनरेट करने में होगा। यही आप अगर राहु मरकरी ले लें, तो आप राहु मरकरी वाले से वो झूठ भी बोलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इतना बनावटी झूठ, इतना पुख्ता झूठ बोलेगा। तो इस तरीके से राहु चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। ये बोलते हैं कि ये जो कलयुग है ये राहु का है, तो इसमें हम सामने वाले को नहीं समझ पाते। आप देखेंगे कुंडली में आपके राहु के जस्ट सामने केतु बैठा होता है। वो हमें भगवान ने या ऊपर वाले ने कुंडली में इसलिए दिया है कि अगर राहु को बैलेंस करना है तो आपको केतु को एक्टिव करना ही होगा। जब तक आप राहु केतु को बैलेंस नहीं करते, तब तक आप अपनी कुंडली को, अपनी लाइफ को उतना अच्छा लेके नहीं जा सकते। राहु अट्रैक्शन देता है, आप किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और केतु आपको डिटैचमेंट देता है। तो जब इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनेगा, तब आपको पता है कि हाँ अट्रैक्शन है, मुझे ये चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिटैचमेंट भी फील करनी होगी कि मुझे फोकस्ड होके ये पाना है। अगर सिर्फ आप अट्रैक्टेड होके वो चीज़ पाना चाहते हो तो आप शायद डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। आपको राहु और केतु को दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप उन दोनों प्लैनेट्स के जो है इवेंट्स अच्छे से ले पाएंगे। सर क्योंकि आपने केतु का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि केतु डिटैच करता है, जी। तो ऐसा कहा गया है, लोग इसी वजह से राहु केतु से डरते भी हैं। तो केतु सिर्फ डिटैच ही करता है, डिटैचमेंट का काम करता है, या फिर वो हिडन टैलेंट को एक्टिवेट भी करता है? केतु के टैलेंट्स में ऐसा है कि क्या पता आप कोई काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हैं कोई, और आपको सडनली 26 पे 30 पे आपको फील होता है कि मुझे जॉब ना करके मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, या मुझे किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी आर्ट में या फिर किसी भी पर्टिकुलर क्रिएटिव चीज़ में। तो केतु आपको वो इंट्यूशन देता है कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। केतु वो चीज़ है जो आपको खुद नहीं पता कि मेरे अंदर है। क्या पता आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो टेक्निकल नहीं था, और अचानक से आपका मार्स केतु 8th हाउस का या कहीं से भी मार्स इन्वॉल्व हो जाता है, केतु इन्वॉल्व हो जाता है। अब आप टेक्निकल चीज़ों में हैं, मरकरी से रिलेटेड,
मार्स रिलेटेड इंजीनियरिंग चीज़ों में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी नहीं की थी, जी। और मैं घर में पंखे ठीक कर ले रहा हूँ, मैं घर में लाइट का काम कर लेता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि जो चीज़ आपने सीखी नहीं है वो चीज़ आप कैसे कर लेते हैं, ये आपको केतु से पता चलेगा। जिस चीज़ में मान लीजिए आपका 8th हाउस में केतु है, तो आप भले ही जॉब करें, आपने इंजीनियरिंग की हुई हो, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ना किसी ऐसे रिसर्च में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे जो केतु ने आपके लिए डेस्टाइंड किया है। आपको अचानक से ऐसे इंट्यूशंस आने लगेंगे कि मैं ये काम शुरू कर दूं, मेरा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। आपने देखा हो कि कोई जॉब करता है, वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है, बट वो शाम को आके किसी आर्टिस्ट वाले चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, गिटार बजा लेता है, या फिर कोई गेम खेल लेता है, चेस में बहुत अच्छा प्लेयर होता है। केतु, चेस को हम केतु से ही एस्ट्रोलॉजी में सिग्निफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको केतु से देखने को मिलेंगी कि आपको इंट्यूशन क्या आ रहा है, क्या करने का आपका अंदर से मन कर रहा है, तो ये हम केतु से देखते हैं। और राहु आपको देता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ की डिज़ायर है, ये मुझे करना है। केतु आपको बताता है कि ये आपको आता है ऑलरेडी, आपको इसे एपेक्स पे लेके जाना है, एक्सट्रीम पे लेके जाना है। सर इसीलिए कहीं ना कहीं लोग राहु और केतु को साथ में बोलते हैं। राहु केतु तुम्हारी कुंडली में अभी बैठा हुआ है। नहीं, राहु केतु सबकी कुंडली में होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में शनि नहीं है, किसी की में राहु केतु नहीं है। हमें 9 प्लैनेट मिले हैं जो सबकी कुंडली में 12 घरों में से किसी ना किसी घरों में बैठे हुए हैं। तो अब वो आपका केतु मान लीजिए जुपिटर के साथ है, जी। तो आपको स्पिरिचुअली इतना अच्छा बना देगा। और अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी कर देगा। आपने देखा हो कि हम बोलते हैं कि किसका मुंह देख के निकले थे जो काम बिगड़ रहे हैं आज। तो अगर आपको जुपिटर केतु वाला अपने दिल से बोल दे कि आपका काम अच्छा होगा, तो आपका काम अच्छा होगा। वो बस उसके दिल से निकलना चाहिए, वो उसके बोलने के पीछे उसका कोई और इंट्यूशन नहीं होना चाहिए। आप किसी जुपिटर केतु वाले को अगर अपना दोस्त बना लेते हैं और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसने आउट ऑफ एनीथिंग बोल दिया आपको कि चल तेरा अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा भाई, ये वो ऐसे वैसे करके अगर वो बोल देता है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका वो एग्ज़ाम या आप जिस चीज़ के लिए गए हैं वो आपका अच्छा हो। जुपिटर केतु बहुत अच्छी इंट्यूशन और बहुत अच्छी वेल विशर बनाता है आपको। और यही आप सैटर्न केतु अगर देखेंगे, सैटर्न केतु वाले से आपको ज़्यादा वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहिए। वो अगर आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा, बोलते हैं ना काली जुबान, जी। तो अगर वो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सैटर्न केतु वाला आपको नेगेटिव बोलेगा या नज़र लगाएगा, वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। और जुपिटर केतु वाला आपके लिए जो अच्छा बोलेगा वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। इस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई मंदिर में कभी कभी जो वहाँ के पुजारी जी होते हैं उनका हाथ रखना, या फिर कहीं गांव में आपने देखा हो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि उनके पास चले जाओ, वो अगर ऐसा बोल दें तो अच्छा हो जाएगा। तो ये उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं होती है, ये उनका जुपिटर केतु और उनका इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो डिटैचमेंट है वो काम कर रहा होता है। उनका जुपिटर केतु अच्छा काम कर रहा होता है, और उस टाइम पे वो बोल देते हैं कि ठीक है तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। आपने उनके पैर छुए और उन्होंने बोल दिया, आपको ब्लेसिंग दे दी, तो वो ब्लेसिंग आपको एक डिवाइन तरीके से काम करेगी। इस तरीके से जुपिटर केतु काम करता है। जुपिटर केतु इतना पावरफुल है कि अगर आपने उसके साथ गलत किया और उसने आपको बिना रिवेंज लिए छोड़ दिया, वो जुपिटर केतु वो अपना रिवेंज खुद लेगा। उस नेटिव को या उस पर्सन को वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड है तो जुपिटर केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सर आपके एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि राहु जो है वो इमेजिनरी वर्ल्ड में हमें लेकर जाता है। जैसे यूपीएससी का आपने एग्जाम्पल दिया था कि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो वो उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में लेकर जाते हैं कि अब वो आईएएस बन जाएगा, उसके बाद वो क्या क्या करेगा। और केतु जो है वो उसको रियलिटी में लेकर के आता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, वो उसको मोटिवेशन देता है। तो सर बात यहाँ पे आती है, आपने अभी ये भी कहा कि राहु जो है वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्लैनेट के साथ में
में है, किस हाउस में है। तो अगर राहु जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट के साथ रहकर हमें सक्सेस दिला सकती है, तो फिर लोग हमेशा राहु का नाम सुनते ही नेगेटिव क्यों सोचते हैं? क्योंकि राहु आपके जजमेंट्स को, आपके थॉट्स प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपने कोर्स खरीद लिया, आपने उसकी सारी जो है वो इंतज़ाम लगा लिए कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। आप पढ़ने बैठे, आपके दिमाग में क्या चलेगा कि आप जो सरकारी आपको गाड़ी मिली हुई है, आप रेड मारने जा रहे हैं, आप ये करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से राहु आपके जजमेंट्स को क्लाउड करता है। अच्छा। बट अगर वही राहु आपको बेनिफिक कहीं से एस्पेक्ट मिल रहा है उसका, जुपिटर का, या फिर किसी भी तरह से वो आपको बेनिफिकली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप उन थॉट्स के अकॉर्डिंग आप उसमें जाएंगे तो, बट उन्हीं से मोटिवेट होकर आप क्या पता पढ़ना चालू कर दें। आप कंसिस्टेंट होने लगें कि हाँ मुझे ये चाहिए, जो आपने इमेजिन किया है आप उसकी तरफ फोकस्ड हो जाएं कि मुझे ये चाहिए। तो राहु इस तरीके से अच्छा काम करता है और उसी तरीके से बुरा काम करता है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। राहु हो या केतु हो या कोई भी एनी अदर प्लैनेट है, ये हमारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि हम उसको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। योग की बात करें या प्लैनेट की बात करें तो सबसे पावरफुल कौन सा है? योग पावरफुल है या फिर प्लैनेट की डिग्निटी पावरफुल है? ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। मान लीजिए आपका जो मून है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, जो कि ढलता हुआ मून है। एक होता है ना कि पूर्णिमा वाला होता है, एक अमावस्या वाला होता है। अगर वो अमावस्या वाला मून है तो आपके थॉट्स जो हैं बहुत नेगेटिव होते रहेंगे, आपका मन हमेशा विचलित होता रहेगा। मान लीजिए आपका अमावस्या वाला मून है और वो आपके राहु से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो आपके जो जजमेंट्स होंगे बहुत स्मोकी हो जाएंगे। आप अगर उसी के साथ स्मोकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं तो मून और राहु को इस तरीके से ख़राब कर लेंगे आप कि फिर आपका जो पंच महापुरुष योग कह लीजिए आप, या फिर आप परिवर्तन योग कह लीजिए, जो बड़े बड़े योग हैं वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने मून को ख़राब कर लिया है, मन को ख़राब कर लिया है। अगर आपका मन बहुत अच्छा है जो आपको हर जगह लेके जा सकता है, आप उसी को ख़राब कर लेंगे तो आपके कोई भी योग काम नहीं कर पाएंगे। सर, अगर जैसे आपने जजमेंट की बात की कि जजमेंट अगर हम देंगे तो वो बहुत जल्दी दे देंगे, स्मूथली जजमेंट दे देंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जजमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी किसी को, सामने वाले को जज कर लेते हैं, आइदर उसकी बोलने से हो या फिर उसकी पर्सनालिटी से हो, ड्रेसिंग सेंस से हो। तो इसका कहीं ना कहीं क्या राहु केतु या फिर प्लैनेट्स के साथ रिलेशन है? जी जी, इसका राहु के साथ रिलेशन है। मान लीजिए किसी को जो जुपिटर है हर कुंडली में जो होता है, उसको हम जीव कारक बोलते हैं। वो हमें विवेक देता है, बुद्धि मरकरी देता है, लेकिन विजडम हमें जुपिटर देता है। अब जब आपके पास विजडम अच्छी है, यानी कि आपका जुपिटर अच्छा है, तो आप उसको जजमेंट ख़राब नहीं देंगे। जजमेंट की स्टार्ट होगी राहु से, या आपके किसी मेलेफिक प्लेनेट से आप जज कर रहे हैं किसी को, लेकिन आपको उस जजमेंट के कंक्लूजन तक जो ले जाएगा वो आपका कोई बेनिफिक प्लैनेट होगा जो उसको पुश कर रहा होगा। यानी कि अगर जुपिटर उसको एस्पेक्ट दे रहा है, आपने किसी के बारे में कोई गलत जजमेंट सोच लिया है, अब वो आप कब तक उस पर होल्ड रहते हैं, कब तक आप उसको समझते हैं कि हाँ यही है, ओके। वो आपके जुपिटर पे इफ़ेक्ट करेगा, वो आपके वीनस की वजह से इफ़ेक्टेड होगा कि आप कब तक उस सच्चाई को देख नहीं पाते। हम हाउसेस की बात कर रहे थे, तो उसके बाद एक आता है D1 और नवमशा। D1 और नवमशा मिलकर किस तरीके से योग की स्ट्रेंथ को कंफर्म करते हैं? D1 को हम अपना नेटल चार्ट बोलते हैं, जो हमें कुंडली सबसे पहले दिखती है। आप किसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जो कुंडली सबसे पहले आती है उसको D1 बोलते हैं। और D9 जो चार्ट होता है वो हमारा नवामसा चार्ट होता है। अब मान लीजिए आपको अपनी कुंडली में लव मैरिज का जो है वो योग देखना है, तो आपने देखा कि आपका 5th हाउस और 7th हाउस किसी तरह से D1 में कनेक्टेड हो रहा है, या तो उन्होंने एक्सचेंज किया हुआ है, या फिर वो दोनों प्लेनेट कहीं पे योग बना रहे हैं साथ में युति में आके। अब वो आप यहाँ आपका D1 में तो कंफर्म हो गया कि वो योग है, बट वो क्या और हम कंफर्म कर सकते हैं या क्या हम और श्योर हो सकते हैं कि ये होगा ही होगा?
तो इसको हम देखेंगे D9 में। मान लीजिए आपका मार्स और वीनस किसी तरह से योग बना रहे हैं, या किसी भी 2 प्लैनेट को ले लीजिए आप कि 5th और 7th लॉर्ड वो बन के बैठे हैं और वो योग बना रहे हैं लव मैरिज का, क्योंकि वो कनेक्टेड है या कंजंक्शन में है या एक दूसरे पे एक्सपेक्ट डाल रहे हैं। इस तरीके से भी हम 5th और 7th हाउस किसी भी तरीके से अगर कनेक्ट होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये लव मैरिज के चांसेस आपको दे सकता है। अब इसे हम D9 में कंफर्म करने के लिए देखते हैं कि मान लीजिए 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके D9 के 11th हाउस में बैठ गया है, और आपका 5th हाउस का जो D1 का लॉर्ड है वो आपके 5th हाउस में D9 में ही बैठ गया है। यानी कि ये इन्होंने एक दूसरे पे एक्सपेक्ट डाला, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि लव मैरिज होगी। अब मान लीजिए D1 के 7th हाउस में जुपिटर की राशि है और D1 के जो 5th हाउस है उसमें मरकरी की राशि है, तो यहाँ जुपिटर और मरकरी 5th और 7th को रूल कर रहे हैं। अब ये D1 में तो कनेक्टेड हो गए एक दूसरे को एस्पेक्ट करके या कंजंक्शन में आके। अब यही अगर वहाँ हम D9 में देखें तो हम देखेंगे कि क्या पता एस्पेक्ट भी ना कर रहे हों और कंजंक्शन में भी ना हो, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को घर को एक्सचेंज कर लिया हो। मरकरी जुपिटर के हाउस में पहुंच गया हो, जुपिटर मरकरी के हाउस में पहुंच गया हो, तो यहाँ भी कंफर्म होता है कि लव मैरिज होगी। अब वो टाइम आएगा, दशा आएगी, उस तरीके से वो टाइम ऑफ इवेंट भी हम कंफर्म कर सकते हैं। सर दशा से एक टर्म आता है महादशा, तो क्या महादशा के बिना भी हम एक्टिव कर सकते हैं अपने योग को? हाँ, बहुत मेजर तरीके से हम एक्टिव नहीं कर सकते, लेकिन महादशा बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके योग एक्टिव होने में, आपका कोई भी प्लेनेट एक्टिव होने में, या आपका कोई हाउस एक्टिव होने में। मान लीजिए आपका जो सैटर्न है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। ओके। सैटर्न आपके फीट का कारक होता है, यानी कि आपके पैरों का, तो और 12th हाउस भी आपके पैरों का कारक होता है, और 10th हाउस से वो थर्ड एस्पेक्ट डाल रहा है आपके 12th हाउस पे, और उसी टाइम पे आपको सैटर्न की महादशा मिल जाती है, स्टार्ट होती है, या आपका किसी तरह से जो सैटर्न का 12th हाउस है वो अंतर्दशा में एक्टिव हो जाता है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको पैरों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर 10th हाउस के थर्ड एस्पेक्ट की वजह से जो 12th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो आप कर्म को लेके फ़ौरन जा सकते हैं। तो इस तरीके से महादशा काम करती है, इस तरीके से प्लेनेट काम करता है। या मान लीजिए कि आपका सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है और 12th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि उस नेटिव को अपने पैर हिलाने की बैठते हुए बहुत ज़्यादा हैबिट होगी। या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि सैटर्न आपके अगर 3rd हाउस में बैठा है तो उसको क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, या वो बेनिफिक होकर बैठा है तो हेल्प मिलेगी। या आपको देखेंगे कि मून है आपका जो आपके 5th हाउस में बैठा है, वो आपको प्रॉब्लम्स देगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम मून को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लेना चाहिए मुझे। अगर आपका मन अच्छा है तो आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, आपका मन ख़राब है तो आप नेगेटिव चीज़ें करेंगे। अगर मून आपका 5th हाउस में है तो वो एक टाइम आने पे आपके बच्चे जो होंगे वो गलतियां करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मून आपका काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो दशा है वो उस प्लेनेट को एक्टिवेट करती है। उस प्लेनेट से जो प्लेनेट की अंतर्दशा आ रही है वो उस प्लेनेट से कहाँ किस हाउस में बैठा हुआ है और वो कैसे रिजल्ट्स देगा, इस तरीके से हमारी अंतर्दशा भी काम करती है। मान लीजिए हमारा जो है सन की महादशा चल रही है और वो 10th हाउस में है, और इसके साथ ही आपकी वीनस की अंतर्दशा आ जाती है जो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी वेल्थ देगा आपको, बहुत अच्छा फैमिली से आपका कनेक्शन बनाएगा, स्पीच में आपको अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी दशा पे या महादशा अंतर्दशा के अकॉर्डिंग हम इसको जज कर सकते हैं। यही आपकी महादशा का प्लेनेट अंतर्दशा के प्लेनेट से 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस का कनेक्शन बना रहा है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सर तो क्या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ये एक्चुअली हमारे व्यूअर्स के लिए भी है और मेरा भी पर्सनल सवाल है कि आपके एक्सपीरियंस में आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर योग है जिसे लोग हमेशा गलत समझते हैं? इसमें एक योग को हम देखेंगे कि सैटर्न मून को विष योग बोल दिया जाता है, या सैटर्न मून को एक बहुत नेगेटिव तरीके से सोच लिया जाता है, क्योंकि
उसका एक रीज़न भी है। आप देखेंगे कि सैटर्न का जो टाइम है वो 2.5 साल में होता है उसका ट्रांजिट, और मून का जो ट्रांजिट का टाइम है वो 2.5 दिन का है। तो ये परफेक्टली अपोजिट हैं एक दूसरे के। सैटर्न एक डिसिप्लिन का कारक है कि मुझे ये चीज़ इस पर्टिकुलर टाइम पे करनी ही करनी है, मुझे डिसिप्लिन रहना है। और मून का होता है कि हाँ अभी ये करने का मन है, तो कुछ टाइम बाद ये करने का मन है, अभी ये खाने का मन है, अब वो खाना है। और सैटर्न का होता है कि मुझे एक प्रॉपर डाइट लेनी है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है। तो जब इतने साउथ और नॉर्थ पोल के लोग एकदम मिलते हैं या उनका इतना ऑपोजिट कनेक्शन बनता है, तो ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें लेके आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव ही मिलेगा। अगर आपने इसको अलाइन कर लिया, आपने मन को अच्छा रखा, तो आप डिसिप्लिन होने की वजह से आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। बट आप गलत फहमियाँ में भी आएंगे। आप सैटर्न मून की वजह से क्या पता आपके पैरों में दिक्कत हो जाए, क्या पता आप बीमारी ऐसी पकड़ लें जो सिर्फ आपकी गलत फहमी में है, आपको नहीं है। या आप किसी पर इतना शक करने की बीमारी हो जाए कि आप उस शक में ही अपना सब ख़त्म कर लें, अपना रिश्ता ख़त्म कर लें। या आप सैटर्न मून की वजह से ऐसी गलतफहमी का शिकार हो जाएं जिसकी वजह से रिश्ता या आपका बिजनेस या कुछ भी ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके मन में कोई गलत चीज़ नहीं आएगी तब तक वो आपके ऑन ग्राउंड भी नहीं आएगी। शुरुआत आपके मन से होती है। तो आपके मन को सैटर्न ने आके दूषित कर दिया, ये मुझे लगता है एक बुरा योग कह सकते हैं हम। लेकिन आप इसको अलाइन करके, इसको आप अच्छे से इसको समझ के कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उसको आप एक यूटिलाइज तरीके से बिहेव करवा सकते हैं। सर, तो अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर मैं अभी अपनी कुंडली खोलूँ तो 30 सेकंड के अंदर मुझे ऐसी कौन सी चीज़ देखनी चाहिए जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी या हार्म कर सकती है? सर, 3 लाइन में आपको जवाब देना है। सबसे पहले आप अपने मून का कंजंक्शन ट्राइन ये सब देखेंगे। इसके बाद मतलब मून से रिलेटेड जो भी है कि वो किससे इफ़ेक्ट हो रहा है और इफ़ेक्ट होके किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको मून को देखना है सबसे पहले। फिर आपको लगता है कि प्रोफेशन मुझे देखना चाहिए, तो आपको सैटर्न देखना है, उसके ट्राइन में कौन आ रहा है और उसके कंजंक्शन में कौन आ रहा है, किसको फॉलो कर रहा है वो। सैटर्न मान लीजिए आपका राहु केतु से इफ़ेक्टेड हो गया तो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा। या आप जिस भी आपके एरिया ऑफ लाइफ से चीज़ें जो आप देखना चाह रहे हैं उस प्लेनेट को पकड़िए। पहले आप उसका कंजंक्शन ट्राइन देखिए, उसकी डिग्री देखिए और उसका ये डायरेक्शन देखिए कि वो किसको फॉलो कर रहा है। इन 3 चीज़ों को पकड़ के आप बहुत अच्छे एक फर्म रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्लेनेट के रिजल्ट को देखना चाहते हैं। ओके। फिर उसके और भी आगे प्रोसेस है कि उसको D9 में हम क्या देखेंगे, महादशा में क्या देखेंगे, अष्टक वर्गा में क्या देखेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हैं, किसके साथ है, कहाँ उसका डायरेक्शन है और क्या फॉलो कर रहा है। यानी कि फॉलो मतलब किससे उससे पुश मिल रहा है, यानी कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा और किसके साथ है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जैसा कि आपने अभी लास्ट की 3 लाइन में आंसर देते समय इतने सारे टर्म्स का यूज़ किया, आई थिंक हमारी ऑडियंस भी उन टर्म्स का मतलब जानना चाहेगी। तो हम इसके ऊपर फिर से एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशंस अपने ऑडियंस तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें सजेस्ट करें कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉडकास्ट आए, देन आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।